मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति या प्रूफ ऑफ गाउस लॉ यूजिंग कूलाम्स लॉ। प्रूफ ऑफ गाउस लॉ यूजिंग कूलाम्स लॉ। प्रूफ ऑफ गाउस लॉ यूजिंग कूलाम्स लॉ, या हम कह सकते हैं कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। डेराइव करेंगे अपन, प्रूफ करेंगे इसको कूलाम के नियम से। एक तो बात अपने को याद रखनी है कि गाउस का नियम है क्या, दूसरा अपने को याद रखना है कि कूलाम का नियम क्या था। हमें ये पता है कि गाउस ने अपने को स्टेटमेंट दिया कि किसी भी क्लोज सरफेस में, मान लो ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस में अगर कोई चार्ज Q है टोटल और निर्वात की या वैक्यूम की परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन 0 है, तो उस क्लोज सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा कुल आवेश बटा निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और चार्ज Q के दोनों के रेशियो के इक्वल होगा टोटल फ्लक्स। यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स जो आउटवर्ड हो रहा है या पासिंग थ्रू हो रहा है वो उस क्लोज सरफेस में टोटल चार्ज और वैक्यूम की परमिटिविटी के रेशियो के इक्वल होता है। ये हमारा था गाउस का लॉ। अब हम जानते हैं कि कूलाम ने भी अपने को स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी अगर चार्ज के कारण फ्लक्स निकल रहा है आप बाहर की ओर, तो उसका टोटल मान जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन E.ds। फाई का मान ये था। और दूसरा अपने को कूलाम से ये भी पता है कि E जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, वो होता है Q/4πε0, और R डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। तो ये फॉर्मूला था कूलाम के नियम से। तो हम ये तीनों फॉर्मूले ही काम में लेके हमें प्रूव क्या करना है लास्ट में कि फाई इक्वल होता है Q/ε0। तो हम कह देंगे कि कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति हमने कर दी है, या प्रूफ हमने कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ कंसिडरेशन लेके चल लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। क्या मान लेते हैं, माना एक बिंदु आवेश Q O पर रखा है। कहाँ रखा है? O पर रखा है। इसके कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आ जाएगा? KQ/R²। अगर सदिश रूप में बताना चाहो तो R की कैप और बता दो। इसको थोड़ा सा एक्सपेंडेबल रूप में लिखना चाहो तो E बराबर आ जाएगा Q/4πε0। ये K का मान होता है बच्चों, R दूरी पर रखा है, R की कैप ये सदिश फॉर्म, ये आ जाता है E का मान। बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख सकते हैं? लेट ए चार्ज Q प्लेस्ड ऑन O ड्यू टू this the electric field intensity
इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर इज, वही सूत्र वापस ये उतार दो आगे वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई बराबर ये आगे वाला उतार देना। इसके बाद हम ये मानते हैं कि यदि ds क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स, ds क्षेत्रफल से निर्गत फ्लक्स d फाई हो तो यहाँ कहेंगे इफ d फाई इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया ds, तो d फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, छोटा सा एरिया है ये हम कंसीडर कर रहे हैं, ये टोटल सरफेस है S, ये एक पॉइंट चार्ज Q मान के चलते हैं, डायग्राम बना लेना बच्चों। पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर, ये R डिस्टेंस है बच्चों, यहाँ पर P पॉइंट है और यहाँ छोटा सा S एरिया हम मान के चलते हैं। ठीक है, अब इस P पॉइंट के कारण जो टोटल सरफेस बनेगा ना वो तो बनेगा बच्चों स्पेरिकल। कैसा बनेगा सरफेस, कैसा होगा, स्पेयर के ऊपर वाला सरफेस होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज में हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और प्रत्येक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण जो सरफेस लेंगे वो भी स्पेरिकल हो जाएगी। अगर इसका छोटा सा हम पार्ट लेके चले, मान लो ये पार्ट लेके चले, तो ये बच्चों हमारे लिए एक सॉलिड एंगल का डायग्राम बन गया, यानी कि ये ds एरिया जो है ये एक कोन की तरह काम करेगा, शंकु की तरह बने गया, यहाँ से इसका एंगल जो है वो। तो दोनों ही तरीके हैं, आप तो चाहे ठोस एंगल वाले सूत्र से इसका मान रख देना ds का, और चाहे आप स्पेयर के रूप से इसका टोटल मान रख देना, कंप्लीट बात है। और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी ना बच्चों, उसकी डायरेक्शन होगी इधर ऐसे, और ds की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में है बच्चों, इसलिए थीटा का मान हम लोग 0 डिग्री लेंगे। तो d फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट हटा दो बच्चों, ई का जो वेक्टर फॉर्म था ना वो आर कैप में था, ये डॉट के साथ आर कैप गायब हो जाएगा, तो ई ds कॉस थीटा। अब देखो तो हम कह देंगे कुल विद्युत फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स क्या आएगा ड्यू टू किसके कारण भी, टोटल कुल विद्युत फ्लक्स S पृष्ठ के कारण या संपूर्ण पृष्ठ के कारण, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ के कारण, गाउसियन पृष्ठ कोष्ठक में S कह देना, S के कारण क्या लिखोगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू गाउसियन सरफेस, ड्यू टू गाउसियन सरफेस S। तो फाई इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, यही आएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ भी इंटीग्रेशन हो जाएगा ई ds कॉस थीटा, ख़त्म बात। यहाँ तक लिख दो बच्चों, वो डायग्राम भी बना देना, छोटी सी बात है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, टॉपिक छोटा सा है, मैं डबल लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो फाई इज इक्वल टू ई तो बाहर रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा, ये लिख सकते हो। अब इसके दो तरीके, अगर थीटा को 0 मान के अगर डेराइव करो तो केवल इंटीग्रेशन ऑफ ds रह जाएगा, अदरवाइज़ आप e की वैल्यू रखोगे
तो उसमें आ जाएगा डी एस कोस थीटा बटा ई का मान रखोगे तो नीचे आर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? आर स्क्वायर। तो डी एस कोस थीटा बटा आर स्क्वायर होता है ठोस कोण, और किसी भी स्फीयर का ठोस कोण का मान 4 पाई होता है। दोनों ही तरीके हैं बच्चों। तो अपन लोग ई का मान रख दो। क्या है ई का मान? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर स्क्वायर नीचे, और इधर क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा। अब ये अगर आर स्क्वायर डी एस को हम एस में रिप्रेजेंट करें तो भी सही बात है, नहीं करें तो ये आर स्क्वायर को नीचे भेज के इस पूरे मान को 4 पाई लिख सकते हैं। पहली बात तो क्योंकि सॉलिड एंगल ठोस कोण का मान किसी भी स्फीयर के लिए 4 पाई होता है। कितना होता है? 4 पाई। और ठोस कोण का सूत्र होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू कोस थीटा बट्टा जितनी डिस्टेंस है, जितनी रेडियस है उस स्फीयर की, उसका स्क्वायर ठोस कोण बनता है। लेकिन हम लोग सीधा अब कह देंगे सिंस थीटा इज इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री फॉर स्फीयर, गोले के लिए हर एक पॉइंट पर थीटा का मान कितना रहता है बच्चों? थीटा का मान रहता है 0 डिग्री। तो इस स्थिति में कोस 0 कितना हो जाएगा? 1। तो विच इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, और किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने इस हिसाब से इसको डिटरमाइन कर दिया। फिर कह देंगे फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कैसे भाई? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भाई? आर त्रिज्या मान के चले हम लोग, क्योंकि आर दूरी पर है तो उतनी त्रिज्या का पृष्ठ गाउसियन सरफेस बन जाएगा। गाउसियन सरफेस का मतलब होता है कि एक इमेजिनरी पृष्ठ, एक इमेजिनरी सरफेस जिसके अंदर टोटल चार्ज काउंट किया जाता है। तो हमने आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, तो वो आर डिस्टेंस वाले को पूरा हमने एक स्फीयर के रूप में दे दिया आर रेडियस का। वो गाउसियन पृष्ठ हो गया हमारे लिए, काल्पनिक पृष्ठ हो गया। ये कट गया बच्चों 4 पाई से, 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। क्या आ गया? फाई इज इक्वल टू आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है बच्चों? अति सिद्धम। हमें तो यही सिद्ध करना था। बस आगे बढ़ते हैं। मेन जो इस चैप्टर का जो पार्ट है वो शुरू करते हैं। आगे का है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अब पहली बात तो ये सुनना है कि अनुप्रयोग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यानी अनुप्रयोग का मतलब होता है गाउस के नियम का प्रयोग करते हुए आपको कुछ क्वांटिटी ज्ञात करनी है। सिंपली हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अगला अपना टॉपिक है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। सुनना है बच्चों, थोड़ा सा ज़रूरी है। अंग्रेजी मीडियम वाला क्या लिख सकते हैं बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कोई टेढ़ा बात नहीं। ये ज़रूरत ही क्यों पड़ी? वैसे हमने पहले भी चर्चा कर रखी है कि कूलाम का नियम केवल 2 पॉइंट चार्ज के लिए ही लागू था। पॉइंट चार्ज के अलावा जैसे कोई अगर सिस्टम हो, हमारे पास प्लेट, तार, स्फीयर, ऐसे कुछ सिस्टम आते हैं जो चार्ज किए हुए हों और उसके कारण किसी डिस्टेंस आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी पड़े, तो हम कैसे ज्ञात करें? वो कूलाम के नियम से हम डिटरमाइन नहीं कर पाते। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ गई गाउस के नियम की। सिंपल सी बात सुनो बच्चों। अब अनुप्रयोग में हम क्या क्या लेंगे? एक तो लेंगे अनंत लंबाई का तार। अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र। एक तो ये हो गया। इनफाइनाइट लेंथ का एक कंडक्टिंग वायर है और उसके कारण
इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। सिंपल सी, विद्युत क्षेत्र का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कह सकते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो। ये पहले हमने चर्चा कर चुके हैं कि इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कहेंगे। सिंपल बात। पहले वायर के कारण आ जाएगा, इनफाइनाइट लेंथ का है, फाइनाइट लेंथ का भी हो सकता है। सिंपल बात है, क्योंकि इनफाइनाइट में भी हम फाइनाइट लेंथ को ही कंसीडर करके डिटर्मिनेशन करेंगे, आगे का तो कैलकुलेशन करेंगे। दूसरा, ये तो 1 डायमेंशनल था। अब 2 डायमेंशनल में क्या है? प्लेट के कारण। प्लेट क्या हो सकती है बच्चों? चालक हो सकती है और कुचालक हो सकती है, कंडक्टर हो सकती है और इंसुलेटर। प्लेट जो है, जैसे बोर्ड मान लो, बोर्ड को चार्ज कर दिया तो ये बन गई कुचालक प्लेट। और कोई धातु की बनी हुई है, लोहे चांदी आदि की कोई प्लेट बनी है, उसको चार्ज करके और उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करो तो वो हो जाती है चालक। फ़र्क क्या है कि चालक को अगर आप आवेश देते हो तो वो उसकी पूरी पृष्ठ पर फैल जाता है, प्लेट के अंदर चार्ज की वैल्यू 0 रहती है। ये याद रखने वाली बात है। किसी भी चालक को अगर आवेश दोगे तो उसकी पृष्ठ पे फैल जाएगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। लेकिन कुचालक में अगर आप समान रूप से उसको आवेशित करते हो तो अंदर बाहर सब जगह आवेश की वैल्यू बराबर रहेगी, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। ये याद रखने वाली बात है। दोनों में फॉर्मूले में अंतर आ जाएगा तुरंत ही। कुचालक लिखा होगा तो कुछ अलग आएगा, चालक लिखा हो तो कुछ अलग आएगा। तो प्लेट का पोर्शन बनेगा, यानी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी गाउस के नियम से ज्ञात करेंगे। तीसरा है गोले के कारण। अब जो गोला होता है, स्पेयर जो होता है, वो या तो हो सकता है खोखला, अंदर से खोखला हो सकता है, या हो सकता है भरा हुआ, अंदर से पूरा फील्ड अप। ये भी फिर 2 भाग में बंट गए। कैसे? चालक और कुचालक। अब सुनो बच्चों, खोखला गोला हो चाहे चालक गोला हो, खोखला गोला हो चाहे चालक, यानी चालक में भरा हुआ भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है, अंदर से होलो स्पेयर भी हो सकता है और फील्ड अप भी हो सकता है। जैसे उदाहरण दूं मैं, एक लोहे का आप गोला लो, केवल ऊपरी ऊपरी उसमें परत है, अंदर से पूरा खाली है, अंदर हवा भरी हुई है, तो वो हो गया खोखला चालक गोला। और वही गोला अगर अंदर से भी उसी धातु से भरा हुआ पूर्ण रूप से, जैसे लोहे की गोली जो होती है टायरों आदि के अंदर जो बॉल बेयरिंग लगाते हैं, वो भी एक स्पेयर हो गया, भरा हुआ है। और कुचालक में जैसे मैं बताऊं आपको, भरा हुआ में आपने रबड़ वाली गेंद देखी होगी, जो हम लोग खेलते हैं ना, वो हॉकी वाली गेंद जो होती है, हॉकी खिलाड़ी होते हैं वो वाली। और खोखले में जैसे टेनिस की बॉल अंदर से खोखली होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारे पास गोले के लिए वैसे 4 टॉपिक बनते हैं, लेकिन हम लोग 2 ही टॉपिक याद करेंगे, एक चालक के लिए और एक कुचालक, वो भी कैसा? भरा हुआ। कैसे? सुनो, कुचालक में अगर खोखला होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान उतना ही आएगा जितना चालक के लिए आया था, और चालक में भरा हुआ हो चाहे वो खोखला हो, कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि चालक को जैसे ही आप आवेश देते हो वो सारा का सारा उसके पृष्ठ पर आ जाता है। अंदर से चाहे भरा हुआ हो तब भी आवेश अंदर नहीं रहेगा, Q बराबर 0 रहेगा, और अगर खोखला होगा तो वैसे भी आवेश 0 रहेगा। तो चालक में तो चाहे भरा हुआ हो चाहे खोखला हो, डेरिवेशन वही आना है। कुचालक के अंदर अगर खोखला है, अंदर से कुछ मटेरियल नहीं है, जैसे टेनिस की बॉल हो, तो अंदर चार्ज की वैल्यू 0 रहेगी, चार्ज 0 रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा अंदर। बात समझ में आई आपके? तो हम लोग इन तीनों का डेरिवेशन अगर कोई आ जाए, खोखले गोले के लिए आ जाए, खोखले चालक गोले के लिए आ जाए, खोखले कुचालक गोले के लिए आ जाए और चालक भरे हुए के लिए आ जाए, तो एक जैसे डेरिवेशन आएंगे। ठीक है, सेम के सेम डेरिवेशन आएंगे, सेम के सेम मान आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। लेकिन कुचालक भरा हुआ गोला होगा, उसके लिए मान कुछ अलग आएगा। और ऐसा डेरिवेशन हमने ग्रेविटेशनल वाला जो चैप्टर था उसमें पोटेंशियल की वैल्यू ज्ञात की थी अर्थ के कारण, तो उसमें हमारे पास वैल्यू आई थी। इतना पढ़ेंगे तो लगभग चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर थोड़ा सा बचेगा साबुन की बुलबुले वाला, वो हम करेंगे। चलो अगला, अब आज का टॉपिक अपना शुरू हो रहा है। पहला पढ़ते हैं बच्चों। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक ही बात है बच्चों। क्या टॉपिक बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर। ठीक है, अगला नेक्स्ट अपना टॉपिक ये हो गया बच्चों। क्या कंसीडरेशन करेंगे ये समझने वाली बात है। हम ये मानेंगे बच्चों कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसकी लंबाई अपरिमित है, हमें पता नहीं है। ठीक है, अब इससे कोई पॉइंट O है, इस पर ले लेते हैं, उससे R दूरी पर कोई P पॉइंट मान के चलते हैं और इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें ज्ञात करनी है। और हमने इस वायर को चार्ज दे दिया बच्चों, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इसको आवेशित हमने कर दिया जो समान रूप से इस पर फैला हुआ है। ठीक, और उसको हमने आवेशित कर दिया है चार्ज Q से। और इसके एकांक लंबाई में जो आवेश घनत्व जो है, चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा है। कितनी है? लैम्डा। हमने ये मान लिया है कि O बिंदु से R दूरी पर P बिंदु है और यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूँकि तार अनंत लंबाई का है इसलिए तार में O बिंदु के दोनों ओर समान दूरी पर हम लंबाई अल्पांश ले लेते हैं, मान लो dl लंबाई अल्पांश ले ली। ठीक है, तो या फिर A1 A2 भी कह सकते हो, पॉइंटिंग के लिए अपन इसको A1 A2 भी कह देंगे, A1 और ये A2। यहाँ से हम कह देते हैं कि दोनों अल्पांशों के बीच की जो लंबाई है वो L है। टोटल तार तो इनफाइनाइट लेंथ का है, XY कह सकते हो आप। XY कोई वायर है जिसकी लंबाई इनफाइनाइट है, हमें पता नहीं है, अनकाउंटेबल है। और उस इनफाइनाइट लेंथ के अंदर हमने ये कंसीडर कर लिया कि जिस पॉइंट से हमें R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, उस पॉइंट के दोनों ओर समान डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर दो लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं जिसका नाम है A1 और A2। इस लेंथ एलिमेंट से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऊपर वाले से, मान लो ये लेंथ एलिमेंट DL लेंथ का था, ये DL लेंथ का था, तो यहाँ इलेक्ट्रिक DE2 P पॉइंट है हमारे पास, P पॉइंट है। हम कह देंगे कि ये जो DL लेंथ एलिमेंट था, लंबाई का अल्पांश जो था, वो इस P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी DE1 और DE2 बना रहा है। तो इसकी लाइन एडजॉइंटिंग जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। किसके साथ? R के साथ। यहाँ से यहाँ मिलाने वाली जो रेखा है वो थीटा एंगल बनाती है। तो हम कहेंगे कि ये DE1 और DE2 जो है वो एक सदिश राशियाँ हैं, तो वो अपनी x अक्ष के साथ भी थीटा एंगल बनाएगी। ये इसका x अक्ष बन गया। तो ये दो घटकों में टूट जाएगा। DE2 भी दो घटक में टूटेगा, क्योंकि कोई भी सदिश राशि जब x अक्ष से या y अक्ष से थीटा एंगल बनाती है, जैसे x अक्ष से मान लो ये सदिश A जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, तो A के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो जाएगा क्षैतिज घटक, एक हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज घटक तो होगा A cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक होगा A sin थीटा। याद रखें इस बात को। क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल और ये हो जाएगा वर्टिकल। हॉरिजेंटल कंपोनेंट A cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट A sin थीटा। 11th में अपन ने अच्छे से इसको पढ़ा था बच्चों। चलो, इसीलिए वो वेक्टर वाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। DE2 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? DE2 sin थीटा, और DE1 का वर्टिकल कंपोनेंट DE1 sin थीटा। DE1 का हॉरिजेंटल कंपोनेंट DE1 cos थीटा। DE2 का हॉरिजेंटल कंपोनेंट DE2 cos थीटा। ये तो डायग्राम होता है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात करने का। कौन सा डायग्राम है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस दिशा में है, ऊपर की तरफ है, उसके चारों तरफ है। तो हमें ये पता चल रहा है पहले से कि DE2 और DE1 साइन थीटा वाले तो कैंसिल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि DE1 का भी मान उतना ही है जितना DE2 का है। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने से एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो केवल उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगी। पहली बात तो ये डायग्राम बना लो बच्चों। कुछ बातें लिखते हैं थोड़ा बहुत। माना XY अपरिमित लंबाई वाले तार पर आवेश घनत्व, अब तार है तो आवेश घनत्व क्या होगा बच्चों? लैम्डा। ठीक है। इस तार में परिमित लंबाई L लेते हैं, परिमित लंबाई L लेते हैं, जिस पर बिंदु O से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। थोड़ी सी बात हमने ये लिख दी। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? लेट वी कंसीडर ए इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर XY in which we take a finite length L between A1 and A2, between A1 and A2 ये लिख सकते हो। and the charge density on the wire is lambda. We want to calculate the electric field intensity at point P from O point with R distance. चलो, उसके बाद पहले डायग्राम नहीं बनाना बच्चों, इतनी बात लिखनी। उसके बाद क्या लिखना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए A1 व A2 पर लंबाई अल्पांश लेते हैं। टू चेक द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, we consider the length element at A1 and A2. Due to these length element, the electric field intensity as shown in a figure. इन लंबाई अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चित्रानुसार। अब ये चित्र बना दो। चित्र में पहले लंबाई ये वायर डिटरमाइन करो इनफाइनाइट लेंथ का, जिसमें परिमित लेंथ जो है वो A1 और A2 के बीच बताओ। O पॉइंट से R दूरी पर P पॉइंट बताओ। फिर DL लंबाई के कारण डायरेक्शन इधर बता दो E1 की। फिर ये जो A2 पॉइंट पर है DL लेंथ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर बता दो। एक के कारण E1 बताओ, एक के कारण E2। अब इनको कंपोनेंट में तोड़ दो थीटा एंगल बनाते हुए।
DE2 का कंपोनेंट ऊपर की तरफ DE2 साइन थीटा, DE1 का नीचे की तरफ। घटकों में तोड़ दिया क्योंकि सदिश राशि अगर क्षैतिज अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, चाहे वो ऊर्ध्वाधर के साथ भी बनाए, तो हमेशा वो घटकों में विभाजित हो जाती है। और घटक में हमारे पास दो ही घटक है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, क्योंकि 2 डायमेंशनली अपन बात कर रहे हैं। डायग्राम बन गया। अब हम कह देंगे, इसके बाद अपन लिखेंगे चित्र के बाद क्या लिखेंगे, देखो, सिंस DE1 का मोड जो है बच्चों वो DE2 के बराबर है, इसलिए DE1 साइन थीटा बराबर होगा DE2 साइन थीटा के, लेकिन माइनस साइन के साथ। क्यों होगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अतः या ये लिख सकते हो, इसलिए DE1 साइन थीटा DE2 साइन थीटा से निरस्त हो जाता है, Therefore DE1 साइन थीटा इज कैंसिल आउट। यहाँ क्या लिखोगे? इज कैंसिल आउट बाई DE2 साइन थीटा, बाई DE2 साइन थीटा। अतः तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके क्षैतिज दिशा में होगी, ये तार है बच्चों। तो इसके कारण जो R दूरी पर हमने ये माना है, कंसीडर किया है R दूरी पर, तो ये एक प्रकार से बच्चों बेलनाकार आकृति ले लेगा। कैसी आकृति लेगा? बेलनाकार। अब आप इसको पूरा बेलन बना दो। विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे रहेगी, उसके प्रत्येक कॉर्नर पर रहेगी ऐसे, इधर भी रहेगी, इधर भी रहेगी, इधर भी रहेगी, हर एक डायरेक्शन में। यहाँ हमने P पॉइंट मान रखा है बच्चों, ठीक है। और ये A1 A2 है ये हमारे पास। बीच की लेंथ जो भी थी ये चार्ज। दूसरा डायग्राम अपने पास ऐसा बन गया, पूरा एक बेलनाकार शेप बन गया बच्चों। यानी कि तार ये है, तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र इधर 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 हर एक डायरेक्शन में रहेगा, तो ये एक पूरा बेलन का आकार बन गया, ठीक है। ऐसे नहीं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके ऊपर की तरफ होगी कि नीचे की तरफ, इस दिशा में नहीं हो, क्योंकि ये तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। चलो, ये डायग्राम अपने पास बन गया। अब इसमें हमारे पास 3 एरिया बनते हैं। वापस इस चित्र को बना रहा हूँ बच्चों में। 2 तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहे हैं, ये वायर है, ये बेलनाकार शेप है, हमने इसको चार्ज दे रखा है। ये O पॉइंट है, यहाँ से R दूरी पर P बिंदु है। अब एक तो विद्युत क्षेत्र होगा इधर बच्चों, ये DS1, एक होगा इधर, ये DS2। इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर है और पृष्ठ की दिशा किधर होती है? हमेशा लंबवत, ठीक है। एक विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर DS3 और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर।
इसमें विद्युत क्षेत्र और ये दोनों एक ही दिशा में है, DS1 में। तो आप खुद ही समझ सकते हो, यहाँ दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्लक्स की वैल्यू नहीं होगी, केवल इस दिशा में होगी। बना दो बच्चों ये चित्र अच्छे से। तो हम कह सकते हैं परिणामतः चालक तार के कारण गाउसियन पृष्ठ बेलनाकार होगा, अतः इस पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स रिजल्टेंट due to this wire Gaussian surface is as cylindrical, so the total flux passing through this Gaussian surface phi is equal to integration E dot ds या E ds cos थीटा। कौन से कारण भाई? पहले S1 के कारण, आप यहाँ S1 कह सकते हो। ये पूरा जो सरफेस है ना इसका, ये वाला पार्ट लॉन्ग, ये ट्रांसवर्स एरिया जो है ना इसका, वो ये तो होता है क्रॉस सेक्शनल, नीचे वाला ये क्रॉस सेक्शनल अनुप्रस्थ, ये अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडाइनल बोल सकते हो इसको, लॉन्गिट्यूडाइनल एरिया, और कौन सा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इन दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम कहेंगे, या फिर फ्लक्स की क्वांटिटी ज्ञात करेंगे इसके कारण और इसके कारण। और तीसरा हो जाएगा या पहला ये जो काउंट किया हमने, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा? S2 के कारण E ds कॉस, यहाँ आप 0 डिग्री कह दो बच्चों पहले से, यहाँ 90 डिग्री कह दो पहले से, प्लस दूसरा और कह दो E ds कॉस 90 डिग्री S2 बराबर क्या आएगा? Q/ε0। ये रहना चाहिए हमारे पास, तो ये वैल्यू रहेगी। फाई का मान गाउस के नियम से ये होता है और कूलॉम के नियम से ये होता है, दोनों को बराबर रखो ना। मिटा देते हैं बाकी वाला। ओके, तो फाई इज इक्वल टू, ये दोनों मान तो 0 हो गए बच्चों, ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ds S1 प्लस 0 बराबर Q/ε0। आप ये बात जानते हो, सिंस Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू L होता है बच्चों। कैसे? हमने L लेंथ मानी थी, इसके अंदर ये यूनिट लेंथ पर तो चार्ज कितना होता है? लेमडा। तो L लेंथ में कितना हो जाएगा? लेमडा इंटू L। तो विच का इम्प्लाइज बच्चों E और इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा? बेलन का ये वाला जो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRL। कितना होता है? 2πRL। कैसे बच्चों? ये बेलन है जैसे, तो पहले तो इसकी वृत्त की परिधि वाला शेप आना चाहिए। तो इसका मान तो कितना होता है? 2πR, और कितनी लंबाई तक है ये परिधि वाला? L। तो कितना एरिया बन गया? बेलन का ये जो बाहर वाला जो लॉन्गिट्यूडाइनल पृष्ठ का जो एरिया होता है ये 2πRL होता है। ठीक है, आगे बढ़े। ds का मान लिख दिया, बराबर Q की जगह क्या रखूँगा? लेमडा इंटू L/ε0। अब देखो L से तो L कट रहा है, ये आप हटा सकते हो। आप फाई का मान नहीं लिखने की जरूरत नहीं है अपने, क्योंकि बार बार फाई का मान नहीं रखेंगे। ये भी फाई है, ये भी फाई है, तो फाई हटा दो, हमें तो E चाहिए ना। तो E इजिकल टू क्या आ जाएगा? L से L कट गया बच्चों, लेमडा/2πR/ε0। वास्तविक सूत्र तो हो गया बच्चों ये।
और इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, हमेशा उसके लॉन्गिट्यूडाइनल अनुदैर्ध्य रेख क्षेत्रफल की तरफ रहेगी। सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड थोड़ा और करते हैं, कैसे? E इज इक्वल टू 2 का ऊपर नीचे गुणा करो, 2 लेमडा अपॉन क्या बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। 2 से 2 गुणा होते 4, ऊपर 2 बन गया आर। और इसको लिखना चाहो तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 के लेमडा अपॉन आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है के। इसका मतलब ए जो है ना बच्चों प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के, और ई जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। ये यहाँ तक लिखो। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वायर के कारण बच्चों देख लो आप 1 डायमेंशनल है ना, तो यहाँ केवल आर ही आ रहा है 1/r, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार से दूरी आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, नॉट की न कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये केवल आर के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आप ग्राफ खींचना चाहो तो 1/r और ई के बीच ग्राफ कैसा आएगा बच्चों बताओ? सीधी लाइन, क्योंकि 1/r के तो समानुपाती है। और आर और ई के बीच आपसे कोई ये पूछेगा बच्चों, एग्जाम में भी आ सकता है, कैसा आएगा? घटता हुआ आएगा। आर बढ़ेगा तो ई घटेगा, और आर कम होगा तो ई बढ़ेगा। ये हो गया हमारा पहला अनुप्रयोग। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने डिटरमाइन कर लिया है। आगे का पढ़ते हैं अपन। दूसरा 2 नंबर अनुप्रयोग क्या है बच्चों, पढ़ते हैं। चालक प्लेट के कारण या चालक आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 2 नंबर क्या है? चालक आवेशित, इसमें अपन ज़्यादा गाथा नहीं लिखेंगे, पहले वाली जैसी बातें हैं इसमें कई वो नहीं लिखेंगे अपन। चालक आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बन जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। अब कंडक्टिंग लिया है मैंने, नॉट इंसुलेटेड लिया, नॉन कंडक्टिंग नहीं लिया है मैंने कंडक्टिंग की बात की है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड प्लेट, ख़त्म बात। वही हम कंसीडर कर सकते हैं, वी कंसीडर ए चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट, वो भी इनफाइनाइट लेंथ की भी ले सकते हो आप, ये भी ध्यान रखें बच्चों, इनफाइनाइट एरिया की भी ले सकते हो, ठीक है। उसमें भी हम लोग परिमित लंबाई का मान लेंगे कुछ ना कुछ। तो वी कंसीडर ए चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट हैव चार्ज कितना भाई Q ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R, ठीक। वी वांट टू कैलकुलेट अब कहेंगे फर्स्ट वी determine the direction of electric field due to plate. It have, एक बात और लिखना, it have
चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इंग्लिश हिंदी मीडियम में क्या लिख सकते हो? माना एक आवेशित चालक प्लेट है जिसको Q आवेश दिया गया है, जिसको Q आवेश दिया गया है, जिसके कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो नीचे वाला लिखिए, चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा। चलो बच्चों, कैसे निकालेंगे? चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे डिटरमाइन करेंगे, चेक करते हैं अभी। ये कोई चालक प्लेट है बच्चों, आप इनफाइनाइट लेंथ या एरिया के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें तो कितना लेना है, परिमित लेना ही पड़ेगा। ये पॉइंट O है, इसको चार्ज कर दिया बच्चों अपने, चालक है इसलिए इसका जो याद रखो बच्चों, चालक होते ही हम कह सकते हैं कि जो चार्ज हमने दिया है वो सारा का सारा इसकी सरफेस पे आ गया। ये बात भी अपन लिख देंगे। तो इस पॉइंट से r दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, ठीक है। वही बात हम यहाँ छोटे छोटे दो एरिया ले लेते हैं, एक A1 एरिया, दूसरा A2 एरिया, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम वैसे यानी है बच्चों, ये DE1 कह दो, ये DE2 कह दो, ये इधर इसकी डायरेक्शन में ये एंगल थीटा बन जाएगा, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। यहाँ हमारे पास DE2 कोस थीटा होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका होगा DE1 कोस थीटा, ये दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसका ये वर्टिकल, ये नीचे भी वर्टिकल। इधर DE2 है तो ये DE2 साइन थीटा हो गया, इधर क्या है DE1 है तो DE1 साइन थीटा। DE1 साइन थीटा का कोस थीटा वाला पार्ट तो इधर, साइन थीटा इधर, कोस थीटा इधर तो साइन थीटा इधर, ठीक है। ये P पॉइंट पर हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं, ख़त्म बात। सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है, ये याद रखना अपने को ज़रूरी है। टोटल सरफेस एरिया इसका S लेके चलेंगे। डायग्राम बना लो, हम सीधा ही कह देंगे चित्रानुसार प्लेट के कारण E का मान या E की दिशा कह दो, E की दिशा इसके पृष्ठ के लंबवत दिशा में होगी, या लंबवत होगी, सीधा ही कह दो लंबवत होगी। बाय द figure the direction of E normal to its surface area, इंग्लिश मीडियम में लिख देना ये जो बोल रहा हूँ साथ साथ। द डायरेक्शन ऑफ E इट्स नॉर्मल टू इट्स सरफेस एरिया, डायरेक्शन ऑफ E नॉर्मल टू इट्स सरफेस एरिया एज शोन इन फिगर। आगे का डायग्राम कैसे बनेगा देखो बच्चों, क्योंकि प्लेट के अंदर तो आवेश क्या है, 0 है, चूँकि चालक प्लेट को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर स्थित है। चालक के अंदर आवेश 0 होगा, जिससे विद्युत क्षेत्र
अंदर शून्य होगा। अतः प्लेट से निर्गत कुल फ्लक्स, ये थोड़ा डिफरेंस याद रखना। ये जो लिख रहा हूँ ना, ये कुछ चालक और चालक दोनों प्लेटों में डिफरेंस क्रिएट करेगी बच्चों। ये डायग्राम में थोड़ा सा चेंज होगा, कुछ चालक वाले में कैसा होगा, चालक वाले में कैसा होगा, यहाँ थोड़ा ध्यान देना बच्चों। अभी मैं जो डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, अब जो कि प्लेट है, मान लो ये है, तो प्लेट के ऊपर की साइड में तो अब कोई एरिया ले नहीं सकते क्योंकि प्लेट पतली है। तो एरिया हम क्या करेंगे, यहाँ काउंट करके एक तो इस साइड में डायरेक्शन देखेंगे, एक इसके पृष्ठ के पीछे की तरफ देखेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। देखो बच्चों, ये हमारे पास प्लेट है, दैट्स ऑल। दूसरी प्लेट हमारे पास ये है, ये थोड़ी सी मोटाई अपन इसको बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अंदर चार्ज अपने को 0 बताना है बच्चों। अंदर चार्ज क्या बताना है, 0, केवल पृष्ठ पर ही इसका चार्ज बताना है। ऐसे दूसरी साइड का जो पृष्ठ है, मान लो ये प्लेट है अपने पास, ये प्लेट है, तो इस साइड में चार्ज होगा और इस साइड में चार्ज होगा। अंदर की साइड में चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहाँ पर आ जाता है, उसके सरफेस पे आ जाता है। सिंपल ऐसा ही मैंने डायग्राम बनाया। अंदर ये जो डॉटेड बता रहा हूँ, ये थोड़ी थिकनेस बता रहा हूँ इसकी, या अंदर चार्ज 0 बता रहा हूँ। तो एक एरिया मैंने यहाँ लिया बच्चों, जो कह दूँ DS1 है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर होगी बच्चों। तो ये भी DS जो एरिया मैंने लिया है, उतनी चौड़ाई का हम यहाँ मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन और DS की डायरेक्शन समान। अंदर की साइड में हम ये पोर्शन ले ही नहीं पाएंगे। चलो इतना बनाओ बच्चों। चालक प्लेट में जब अपने आवेश दिया तो अंदर की साइड में तो आवेश क्या था, 0 था। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक DS एरिया ले रहे हैं इस प्लेट के अंदर से। इसके 3 भाग हैं। एक तो है इस DS एरिया के अंदर की साइड का एरिया, एक है इस DS एरिया के बाहर की साइड का, एक इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लो ये बेलनाकार जैसी शेप ले लिया हमने एरिया, इसका एक तो अंदर की साइड का, एक अपनी तरफ, एक इसके ऊपर का, 3 साइड के एरिया बन गए इस प्लेट से। यहाँ अपर वाला जो है, इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, और ये DS एरिया जो मैंने लिया है DS3 मान लो इसको ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, दोनों भी 90 डिग्री है। इसका मतलब इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की और DS2 दोनों की डायरेक्शन सेम है। अंदर वाला जो DS1 है उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है बच्चों, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। क्या है बच्चों, 0। E बराबर अंदर क्या है, 0, तो डायरेक्शन होगी नहीं। ये डायग्राम आपको बनाना है, यहाँ डायरेक्शन बतानी है, एरिया पे ये एलिमेंट लेना है अपने को, सरफेस एरिया एलिमेंट, DS2 की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन बतानी है, इधर DS1 की डायरेक्शन बतानी है जो अंदर की तरफ है। चलो आगे बढ़ते हैं। बस अब तो हो गया ये टॉपिक, कितना बचा है अब इसमें। टोटल फ्लक्स डिटरमाइन कर लेंगे अपन। टोटल फ्लक्स 3 भागों में बंटा हुआ है। कैसे, देखो, प्लेट से निर्गत कुल फ्लक्स फाई बराबर, एक तो इंटीग्रेशन E डॉट DS या EDS cos थीटा S1 के कारण, दूसरा इंटीग्रेशन S2 के कारण EDS, यहाँ आप लिख सकते हो S1, S2 cos थीटा कह सकते हो। तीसरा कौन सा है, EDS S3 cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, Q/ε0। Q का मान आपको पता होना चाहिए, क्या होगा, सिग्मा इंटू S होगा। यदि इफ़ कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल एस माने तो Q बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू एस। अब यहाँ आपको पता है चित्रानुसार, या इंग्लिश में क्या लिख सकते, इफ टोटल सरफेस एरिया इज एस देन ये लिख देना Q इज इक्वल टू सिग्मा एस। याद है ना, सिग्मा बराबर Q अपॉन एस होता है। ये क्या लिख सकते हो, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू समथिंग। अगला देखो, बाय फिगर चित्रानुसार फाई बराबर, देखते जाना बच्चों। पहले वाले में क्या है, थीटा तो 0 डिग्री है, लेकिन ई का मान क्या है 0, तो इंटीग्रेशन 0 इंटू ds1 cos 0 डिग्री, तो ऑटोमेटिक ही 0 बन गया ये। तो 2 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन S2 वाले दूसरा जो सरफेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी है, एरिया का मान भी है, और cos का मान कितना है, cos का मान 0 डिग्री है। ds1 को ds कह दो, प्लस इंटीग्रेशन S3 वाली पोजीशन में क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, सरफेस एरिया भी है, लेकिन cos का मान जो है वो 90 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। पहले वाले में क्या है, E जो है वो 0 है। ठीक है, आगे बढ़ो। यही तो चेंज है अपने, जो अपन नॉन कंडक्टिंग प्लेट करेंगे उसमें E का मान यहाँ 0 नहीं रखेंगे, इसलिए ये दोनों का मान जुड़ेगा अगले नॉन कंडक्टिंग वाले में। कंडक्टिंग वाले में ये तो 0 होता ही है, क्योंकि E और ds दोनों 90 डिग्री पे आ गए। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 है, क्योंकि चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इसमें केवल ये पहला और ये तीसरा दोनों तो मान 0 रहेंगे, केवल बीच वाला बचेगा। तो टोटल फ्लक्स जो है वो केवल इसके हॉरिजेंटल डायरेक्शन वाले एरिया से ही पास आउट होगा। फाई इज इक्वल टू क्या बचेगा, E इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी लिख देना बच्चों, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फाई ना लिखो अब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों ही फाई के ही मान है। लास्ट छोड़ दो फाई को। अब E तो पड़ा ही है, इंटीग्रेशन ऑफ ds को मैंने s कह दिया, तो सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल सरफेस एरिया उसका कितना है, s है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds बराबर s हो जाएगा। s से s कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आ गई भाई, याद रखो बच्चों, कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है। कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिखते जाओ ये सारा, हो गया ये। अब आपको मैं देता हूँ होमवर्क कौन सा है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए। किसके लिए है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए। तो अगला टॉपिक अपना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेट। नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, लकड़ी की मान लो, फाइबर की मान लो, एक कॉपी का कागज़ मान लो, उसको चार्ज करके रख दिया तो वो भी एक प्लेट है। तो इस स्थिति में क्या होता है बच्चों, कि जो चार्ज होता है, चार्ज की अपन बात करेंगे, वो अंदर की साइड में भी होगा इसमें।
इसका मतलब E है वो इनसाइड में 0 नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों, जैसे ये हम एरिया लेंगे, ये मान लो DS2 कह दो, ये DS1 कह दो। यहाँ पर जो हम एरिया ले रहे हैं ये DS3, इसकी डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, और DS जो लिया है हमने इसकी डायरेक्शन भी इधर। अब इसमें अंदर की साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब मैं इसको बाहर की तरफ भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों। ये अंदर की साइड वाला इसका पार्ट है ये, यानी कि यूँ समझो ये पूरा एक प्लेट है, तो इसके अंदर ये जो पार्ट है इसके अंदर भी हम लोग एरिया मान के चल रहे हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। तो डायग्राम आपको ऐसे बनाना है बच्चों। ई की डायरेक्शन है इधर, एरिया क्या है DS1 है ये, ठीक है। ये प्लेट, अब की बार वाले में डायग्राम ये बना लो बच्चों। ओके, ओ पॉइंट ये ज़रूरी है। तो फाई सीधा ये डायरेक्शन में थोड़ा सा ही पता चल रहा है आपको, तो वैसे पूरा डेराइव करना है इसको, लेकिन आप समझो तो क्या हो जाएगा, S1 के कारण EDS कोस थीटा, S1 वाला कौन सा है ये, तो इसमें 0 डिग्री रहेगा। दूसरे वाले में क्या है, EDS कोस 0 डिग्री, इसमें भी 0 डिग्री है। तीसरा वाला क्या है बच्चों, EDS कोस 90 डिग्री है इसमें, तो ये अकेला ही 0 हो गया। ये मान तो कितना आ गया, सिग्मा इंटू एस बराबर किसके आएगा, ये देखो सिग्मा एस बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यों Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, Q का मान सिग्मा एस रख दिया मैंने। ये क्या आ गया, सिग्मा एस प्लस ये भी कितना आ गया, सिग्मा एस, और आगे वाला ये कितना है 0, बराबर क्या आ गया, सिग्मा एस बटा एप्सिलॉन नॉट। ये 2S हो गए, तो 2 सिग्मा एस बराबर सिग्मा एस बटा एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर चल रहा है बच्चों, इसमें 1 मिनट माफ़ करना, ES नॉट सिग्मा एस, ES, ई बाहर कॉमन निकलेगा, DS का इंटीग्रेशन S, ई कॉमन निकलेगा, DS का इंटीग्रेशन S, ये होगा। मैं कुछ अलग लिख चुका, तो क्या आ जाएगा, S से तो S कैंसिल आउट हो गया, तो E इजिकल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये याद रखें। नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन आती है, और कंडक्टिंग के लिए कितना आती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको ये होमवर्क के रूप में करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो होमवर्क, बाकी अपन कल फिर कर लेंगे इसको। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए।